कंटेंट है, ये है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में क्या होता है, पहले जैसे इससे पता लग रहा है वैद्युत, वैद्युत का मतलब होता है यहाँ पर बिजली से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और इसमें इसका उपयोग करते हुए हम रसायन में किस प्रकार से बिजली का उपयोग करेंगे, विद्युत का उपयोग करेंगे, है ना। ये विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या होगा, दो काम करेंगे विद्युत रसायन में, हम क्या करेंगे, एक तो जो विद्युत ऊर्जा है, जो हमारे घरों में बिजली आ रही, या बैटरी में जो ऊर्जा बिजली होती है, बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर क्या होता है बेटा, बैटरी होती है ना, बैटरी देखिए आप लोगों ने घरों में लगे, उससे जो बिजली है, विद्युत है, उसका उपयोग हम रासायनिक अभिक्रियाओं में करें। विद्युत का उपयोग कहाँ करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें हमें उपयोग करना है। तो वैद्युत रसायन में क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में प्रयोग करना है, और जो रसायन की ऊर्जा है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है। तो दो काम हम कर सकते हैं आप, है ना। तो पहले यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं आप लोग, क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं, जहां पर देखो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर क्या है, रिडॉक्स, उपचयन। हाँ उपचयन अपचयन अभिक्रिया, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को बोलते हैं बेटा हम अपचयन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन को अपचयन, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन होता है, उसके बारे में हम पढ़े। अपचयन क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी होती है। वो जहां पर ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, वो क्या कहलाएगा, अपचयन। वैसे तो ये पुरानी परिभाषा है छोटी क्लासों की, है ना। लेकिन अपचयन क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऑक्सीडेशन क्या हुआ, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा C+O2 इज इक्वल टू बनाया इसने CO2, कार्बन का क्या हुआ, क्या कहेंगे, कार्बन का क्या हुआ बेटा, उपचयन है अपचयन, बताओ। छोटी सी लाइन है, मान लीजिए मैंने कहा एक ऑक्सीडेशन, देखो कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि होती तो उपचयन होता, ऑक्सीडेशन होता। और कार्बन की कमी हो जाए, जैसे माना एक रिएक्शन लेते हैं, CuO, कुप्रस ऑक्साइड, और इसने क्या किया, हमने इसको गर्म किया, Cu+O2, O2 गैस बन गया। तो ये Cu, इसमें देखो यहाँ पहले ऑक्सीजन था, यहाँ कमी हो गई, तो इसमें क्या हुआ, अपचय, ये रिडक्शन हो गया। ये छोटी सी लाइन याद रखनी, ये छोटी क्लासों का बेटा, ये हाई स्कूल का टॉपिक है ना। लेकिन टॉपिक के अंदर अभी और कुछ बाकी रह गया। तो पहले हम सिंपल समझ सकते हैं कि रिडॉक्स, एक तो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, कंडक्टेंस, चालकता, है ना, क्या होगा, चालकता होगा, है ना। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वैद्युत अपघटनीय सेल होगा, उसमें हम कंडक्टेंस देखेंगे, है ना। और देखेंगे मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब देखेंगे बेटा, है ना। उनके कंसंट्रेशन, उनके सांद्रता देखेंगे, कोलराउस का नियम देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो वैद्युत अपघटन के नियम देखेंगे, है ना। और उसके बाद एक आता है ड्राई सेल, शुष्क सेल। और शुष्क सेल में हम क्या करेंगे, लेड एक्यूमुलेटर होगा, ईएमएफ ऑफ सेल देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, नस्ट इक्वेशन देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन गिब्स गिब्स चेंज एंड ईएमएफ सेल, है ना। इसको हम हिंदी में इस रूप से कह सकते हैं बेटा। यदि हम देखेंगे तो पहला काम हमारा होगा वैद्युत रासायनिक सेल को जानना। ये क्या काम करता होगा, क्या है वैद्युत रासायनिक सेल, है ना। तो पहले हमारा काम क्या होगा कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है।
दूसरा इसमें क्या होगा, एक तो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, दूसरा होता है इसमें गैल्वेनिक सेल। ये क्या होता होगा गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में हम जानेंगे। एक तो क्या है वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा हमारे पास होगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन, यानी कि नस्ट समीकरण, ये क्या होते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये तो वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत ही आता है ना। उसके बाद आता है वैद्युत अपघटनीय विलयन में चालकत्व तो देखेंगे, कंडक्टेंस जिसको हमने भी कहा, है ना। वैद्युत अपघटनीय सेल में वैद्युत अपघटन देखेंगे, बैटरियों के बारे में जानेंगे, और ईंधन सेल के बारे में जानेंगे, और लास्ट में संचारण के बारे में जानेंगे कि संचारण क्या हुआ, है ना। ये कुछ चीजें। बैटरियां क्या होती है बेटा, पहले बैटरी से शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, बैटरियां क्या होती है। बैटरी किसे कहते हैं बेटा, किसी को मालूम है बैटरी। तुम्हारे घरों में मोबाइल की बैटरी देखी है आप लोगों ने, सिंपल वे में देखें मोबाइल की बैटरी, बैटरी कम डिस्चार्ज हो रही है। घरों में बैटरी होती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। क्या होती है बैटरी, यदि आपसे कोई पूछे बैटरी क्या है, क्या कहोगे बैटरी। जो कई सेलों से मिलकर बनी होती है। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा कहा इसने, है ना। सेलों का जो संयोजन होता है ना बेटा, वो बैटरी होती है। सेल देखा आप लोगों ने, सेल तो देखे होंगे, है ना। जैसे एक सेल होता है, तो यदि दो या दो से अधिक सेल लगे, माने एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, दो सेल हो या इससे अधिक भी हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे सेल, है ना। देखो ये दो सेल है, दो या दो से अधिक सेल, जहां पर क्या होगा, दो या दो से अधिक सेल होंगे, जहां पर दो या दो से अधिक सेल होंगे, उसको बोलते हैं बेटा हम बैटरी। उसको क्या कहा जाता है, बैटरी, ये है बैटरी। जहां पर दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। और सेल हमारा सिंपल एक होता है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉर्च होता है, टॉर्च को भी जो टॉर्च होता है उसको बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारे सेल। अब जो मान लीजिए मोबाइल है ना, तो मोबाइल में बैटरी लगती है। बैटरी कैसे होगा कि आप लोगों ने तो एक सिंपल एसएल देखा होगा, ये इस टाइप की बैटरी लगी रहती है ना। इसके अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे सेल होते हैं ऐसे, है ना। ऐसे ऐसे सेल होते हैं लगे हुए, और इनका संयोग ऐसे किया जाता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे सेल हैं, बल्कि यहाँ से चार्ज होता है ये दो टाइप से। और जब ये यहाँ पर माना जाता है, तो ये सारे बहुत सारे सेल है इसके अंदर। तो जो सेलों का जो संयोग होता है, बहुत सारे दो या दो से अधिक सेल होते हैं, उनको हम बैटरी कहते हैं, है ना। इतने सेल, इतने टॉपिक के बारे में हम पढ़े, ठीक है। इस टाइप चैप्टर में हम क्या क्या ये चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले कुछ चीजों को पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास विद्युत रसायन। विद्युत रसायन होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन याद रखनी, विद्युत रसायन में क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा है बेटा, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत रसायन में क्या कहा मैंने, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कहा, रसायन, विद्युत रसायन में क्या करते हैं, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तथा विद्युत ऊर्जा को, देखो जो दूसरा नंबर है, विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बदलने का अध्ययन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि इधर उधर करते हैं। ये रासायनिक केमिकल एनर्जी है, हम क्या लेंगे, केमिकल एनर्जी, है ना। और उसको चेंज करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर क्या करना है, केमिकल एनर्जी में चेंज करना है। इस प्रकार का जो अध्ययन होगा, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसमें विद्युत रसायन। यहाँ क्या काम करने वाले हैं, कि जो रासायनिक ऊर्जा है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में, है ना। तो दोनों ऊर्जाओं को इधर उधर बदलने का जो अध्ययन किया जाता है, वो विद्युत रसायन में किया जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत रसायन की परिभाषा याद हो गई होगा आपको, है ना, पता लग गया होगा विद्युत रसायन क्या है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा,
और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का अध्ययन जहां हम करते हैं उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। इतनी बात समझ में आया बेटा? क्योंकि इस चैप्टर की हम शुरुआत ही ढंग से समझ करके करना चाहते हैं। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आता है। स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो आ जाएगा फिर आगे। क्या कहा बेटा गौतम हमने? विद्युत रसायन में हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। बदलने का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? नितिन, क्या कहा बेटा हमने? नितिन बताएगा। अच्छा बेटा नितिन, अब देखो शुरुआत हम कर रहे हैं तो इस यहीं से शुरू कर लो। हरे कृष्ण बताएगा क्या करते हैं बेटा हम विद्युत रसायन में? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ बताओ बेटा, क्या क्या काम करते हैं विद्युत रसायन? अंशिका रावत बताओ बेटा, क्या करते हैं हम विद्युत रसायन में? हम करते क्या है? सर रसायन ऊर्जा को सर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बिल्कुल, है ना? रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उस जहां पर हम इसका अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। अंशिका बताओ बेटा, अंशिका। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले जाने का अध्ययन किया बिल्कुल, ठीक है ना? सोनाली। जाता है। रासायनिक हाँ दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोलो, बोलो बोलो। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करते हैं। दूसरी वाली सोनाली। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले जाने का अध्ययन किया जाता है। सुजल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बिल्कुल। हरि कृष्ण और नितिन ने नहीं बताया। बताओ बेटा तुम दोनों। सर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ उसका अध्ययन करना है ना? अब नितिन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने बस, ठीक है ना? यहाँ मेन टॉपिक हमें पता लग गया कि हमने क्या करना है विद्युत रसायन में। यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर में, है ना? तो जहां पर इसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है विद्युत रसायन, ठीक है ना? विद्युत रसायन इसका सेकंड पार्ट है बेटा, देखो यहाँ पर है। उसके बाद कहता है बैटरियां एवं ईंधन सेल। जो बैटरियां होती है, आप लोगों ने बैटरियां देखी होगी, एक बड़ी सी बैटरी इस टाइप से बनी रहती है ना? जो सोलर पैनल पे भी लगी रहती है बहुत सारी जगह, और इन्वर्टर पे भी लगी रहती है। हमारे स्कूल में भी बैटरी है, हम स्कूल में भी देख सकते हैं, है ना? जो इन्वर्टर की बैटरी वो ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे करके जुड़ी हुई, ये बैटरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि बैटरियां एवं ईंधन सेल। जो बैटरियां होती हैं या ईंधन सेल हुआ, ये बैटरियां है ना, ये क्या है बेटा? बैटरी है। तो एक तो बैटरियां हो गई और दूसरा ईंधन सेल हो गया। ये क्या काम करता है? ये करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। इस बैटरी के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही, रासायनिक क्रिया हो रही इस बैटरी के अंदर, है ना? इस बैटरी के अंदर क्या हो रही? रासायनिक क्रिया हो रही और उससे बिजली बन रही। यहाँ बैटरियां और ईंधन सेल क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है बेटा, देखो जो हम पहले पढ़ रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये बैटरियों का काम है। किसका काम है ये? बैटरी का।
यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उससे हमें बिजली मिली, यानी कि इन्वर्टर से हमें बिजली मिलती है। जैसे लाइट चली जाती है तो वहां से उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है और फिर हमें बिजली मिलती है। तो इसमें क्या होगा, जो बैटरियां हैं और ईंधन सेल होते हैं, है ना, या सेल को देखा होगा, टॉर्च का सेल देखा होगा, सेल तो आप लोगों ने घड़ी का सेल देखा होगा, है ना, ऐसे एक सेल होता है। और उसको जब हम लगाते हैं तो उससे एक प्रकार की बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है ऐसे, और उससे बल्ब जल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ रासायनिक क्रिया हुई सेल के अंदर, और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई। तो जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, बैटरियों और ईंधन सेल से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा था, रासायनिक ऊर्जा का को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा था। ठीक है, तो अब आपके पास समझ में इतनी बात आ गई होगी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है ना, ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे परिवर्तित करता है, तो इसका काम कौन करता है, इसका काम कौन करता है, इसका काम करती बैटरियां। कौन काम करती, बैटरियां। जो बैटरियां होती हैं उनका काम होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है, सॉरी रासायनिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल। कौन काम कर रहा है, अब मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, कौन कर रहा है इसको। बैटरी। हाँ बिल्कुल, बैटरियां कर रहे हैं, देखो ना, बैटरियां हो गए और सेल हो गए। बैटरी और सेल क्या काम कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ तो पढ़ा हमने, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फिर दूसरा काम, दूसरी चीज भी पढ़ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये भी कुछ कोई चीज होती होगी, है ना। तो बैटरियां और ईंधन सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये लाइन भी याद हो गई, है ना, सबको याद हो गया। इसलिए धीमे पढ़ा रहा हूं बेटा, ताकि शुरुआती चीज समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बैटरियां एवं ईंधन सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब दूसरा काम है, जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, क्या होती है, ऊर्जा इफिशिएंट और अल्प प्रदूषक होती है। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ऊर्जा और ऊर्जा प्रगुण लिखा हुआ बेटा इसमें, है ना, ऊर्जा के इफिशिएंट होती है और अल्प प्रदूषक होते हैं, यानी कि इसमें क्या होंगे, कम मात्रा में प्रदूषण का काम करती है। ठीक है ना, जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो उसके बाद दूसरा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये तो हमारे पास क्या हो गए, बैटरियां और ईंधन सेल। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, है ना। दूसरा हमारे पास वैद्युत अपघटनीय सेल होता है ना। ये जो वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, कि वैद्युत अपघटन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में, है ना, बदल देते हैं। चलो अब इस सेल के बारे में पढ़ते हैं, और सेल और बैटरियों के बारे में। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास, ये है वैद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल। इसका नाम दूसरा है वोल्टीय सेल भी कहते हैं इसको। और तीसरा नाम इसी का है गैल्वेनिक सेल। ये तीनों एक ही के नाम है ना। वैद्युत रासायनिक सेल भी बोलते हैं उसको, वोल्टेज सेल भी बोलते हैं, और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही प्रणाली पर काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं, कौन करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, एक तो करता है वैद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल, और गैल्वेनिक सेल। ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बेटे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, कौन बदलता है बेटा,
कौन बदलेगा? सुजल बताएगा। जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कौन बदलता है? वैद्युत रासायनिक सेल। बिल्कुल। हम इसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं बेटा, वोल्टेज सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है ना? ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है? वो एक ही प्रणाली है। ठीक है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वो क्या काम कौन होगा? वैद्युत रासायनिक सेल होगा, वोल्टेज सेल होगा या गैल्वेनिक सेल होगा। है ना? अब उसे हम कह सकते हैं, देखो परिवर्तित करते हैं, उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है ना? और भी सेल और चीजें कहा जा सकता है, जैसे शुष्क सेल हो सकता है, लेक्लांसिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। ये भी है, इनके नाम ये भी है ना? तो हम गैल्वेनिक सेल, अब गैल्वेनिक सेल होता क्या है, कैसे काम करता होगा, इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही होगी, इसको हम जानेंगे। है ना? तो देखो सेल के अंदर क्या ऐसी चीजें होंगी कि जिससे जो है बिजली उत्पन्न हो गई, विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, विद्युत उत्पन्न हो गया, हमें बिजली के रूप में ऊर्जा मिली। ठीक है? तो देखो बेटा, यह सेल निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो नीचे दिया हुआ ये है सेल। यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हो रहा है, जिंक को तो सब लोग हम जानते हैं, Zn क्या हो गया, जिंक। और इस पर क्या करते हैं, Cu और 2+ चार्ज है, ये एक्वस है। इसका मतलब ये क्या है, किसी यौगिक का तत्व है, और ये रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है Zn2 पॉजिटिव, और प्लस क्या हुआ, ये एक्वस के फॉर्म में आया, और प्लस यहाँ क्या हुआ, ये है बेटा, ये रिएक्शन होती किसके अंदर, जो गैल्वेनिक सेल है हमारे पास, ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो, है ना? इस अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई होगी, पहले सेल को जानते हैं, है ना? इस सेल को जानने से पहले हम और चीजें भी जानेंगे, है ना? इसके द्वारा ऐसा कंडीशन आती है। दूसरा एक और है बेटा हमारे पास, ये तो था हमारे पास कौन सा वाला, वैद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक रिडॉक्स अभिक्रिया हुई और रासायनिक ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ठीक है ना? दूसरा सेल देखो, दूसरा है वैद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी सेल। यहां पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को, या उल्टा है देखो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा जो होगी वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, वहां तो बिजली बन रही है, यहाँ रासायनिक ऊर्जा में, है ना? उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। वो है बेटा, दो प्रकार के सेल हमारे पास, यहाँ दो प्रकार के सेल। एक क्या काम कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज सेल बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं। और दूसरा क्या काम कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उल्टा कर दे रहा है उसको, है ना? तो वो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। अब इन दोनों सेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम रिडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं। पहले क्या जानेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं बेटा, जिसमें दोनों चीजें होती हैं, अपचयन और उपचयन होता है ना? एक तो अपचयन होता है और दूसरा उपचयन होता है। इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी। पहले हम जानते हैं अपचयन को, क्या होता होगा बेटा अपचयन, अभी शुरू में बताया था, जिसमें ऑक्सीजन, बोलो, सर जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल, जहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी उसको हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है? यहाँ एक चीज और है बेटा, ठीक है, अपचयन की परिभाषा को ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ते बल्कि कुछ और चीजों से जोड़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गया अपचयन। यहाँ पर एक चीज और है, हाइड्रोजन का जुड़ना, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहे हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, तब भी अपचयन हो जाएगा। थोड़ा और जोड़ा हमने, कोशिश की, पहले ऑक्सीजन की कमी लिखी, अब हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, वो भी अपचयन है। ये भी क्या है बेटा, अपचयन है। लेकिन इन दोनों से और ज्यादा महत्वपूर्ण है
वो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, वो भी अपचयन होता है। तीन चीजें हम याद रखें। ऑक्सीजन कम हो रहा हो तो अपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हो तो तब भी अपचयन। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, जैसे माना एक रिएक्शन है हमारे पास, HgCl2 SnCl2 से अभिक्रिया कर रही है और Hg2Cl2 और SnCl4 बन रहा है। अब समस्या यहाँ आती है कि यहाँ पर हम किसका अपचयन कर रहे होंगे। यहाँ ना तो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसको देखें, HgCl2 से Hg2Cl2 बना, बना कि नहीं बना? इसमें क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई दे रहा, ऑक्सीजन भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कैसे पता लगाएं इसमें अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये दोनों मेथड थे बेटा छोटी क्लासों के, जो ऊपर वाले है ना। अब हम इस पर बात करें, ठीक है। यहां पर जानने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे, देखो HgCl2 से, देखो HgCl2 से Hg2Cl2 बना, तो हम Hg का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखते हैं और Hg का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है बेटा? कितने बच्चों को आता है? जिसको आता हो बोलो तो। आता है किसी को? किसी को आता है? यस, हाँ ना, बहुत सिंपल होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, जैसे मान लो ये Hg है बेटा, इसको हम x मान लें, जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम क्या मानेंगे, x, ठीक है ना। इसको माना x, ये Hg एक है तो इसको एक x माना, ठीक है ना। और Cl का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा, ये हमें ध्यान रखना है, ये हम पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है +1 होता है, और जो सेवंथ ग्रुप होता है उसका -1 होता है ना। तो देखो सेवंथ ग्रुप में हमारे पास आता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। इन सब का क्या होता है, -1 होगा। ऑक्सीजन का देखोगे, ऑक्सीजन फैमिली में तो -2 आता है ना। ऐसे करके आते हैं सब, है ना। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, Hg के पास Cl में मैंने कहा Cl क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस Cl का -1, लेकिन ये 2 क्लोरीन है बेटा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, यानी कि क्या करते हैं, x मान लेते हैं इसको, इसका आया -1, लेकिन 2 है इसलिए 2 का गुणा और प्लस कर देंगे, बराबर आएगा 0। पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, x 2 का -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है, +2 आ गया। तो यहाँ पर Hg को देखेंगे तो इस Hg के पास 2 प्लस चार्ज, इसका मतलब ये हुआ, है ना, 2 प्लस चार्ज। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ Hg को हमने x माना, लेकिन ये 2 होंगे क्योंकि Hg कितने, 2 है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस क्लोरीन का कितना होता है बेटा, -1 होता है, लेकिन क्लोरीन भी कितने, 2 है। इज इक्वल टू क्या, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, +2। ये तो हमने सीखा, लेकिन हमें तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर कितना है, +2/2, बराबर कितना है, +1। यहां पर देखो 2 चीजें निकल आई, इस वाले में 1 प्लस चार्ज, इस वाले में 2 प्लस चार्ज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, Hg 2 प्लस चार्ज से Hg 1 प्लस चार्ज वाला बना, ये ऐसा परिवर्तित हुआ, 2 प्लस चार्ज से 1 प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ होगा बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, उसने लिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा
तब एक धनावेश कम हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसका मतलब ये हुआ। Hg प्लस से प्लस की संख्या कम होती है, इसका मतलब उसमें क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा शुरुआत में, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन लेना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, Hg से Hg2Cl2 बना, Hg2Cl2 से Hg2Cl2 बना, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, Hg का अपचयन हुआ। अब हमने ये पता लगा लिया, पहले हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर हमने निकाला, ये काम आने वाले बेटे रिएक्शन। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला कौन सा, अब तो खैर दूसरा तो सिंपल ही आ जाएगा, लेकिन हमने निकालना है इसमें, ठीक है ना। देखो बेटा, अब दूसरा हमारे पास है SnCl2 से हमें क्या करना है, SnCl4, ये वाला देख, इसमें क्या हुआ होगा। आज प्राची बेटी बहुत लेट में जुड़ी है ना, चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग शुरू से देख लेना, क्योंकि हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। तो आप शुरू से एक बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि यदि समझ में नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा तुम्हें समझ में, है ना। दूसरा चैप्टर हमने आज शुरू कर दिया। देखो यहां पर क्या हुआ, अब हमें SnCl4 से SnCl4 सॉरी SnCl2 से SnCl4 को देखना है, ठीक है। यहां पर देखो कैसे, जैसे देखेंगे, हमने लिया SnCl4, ये हम वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्या हुआ बेटा, इसमें SnCl4 में कन्वर्ट हुआ। अब हमने इसमें चेक करना है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, Sn का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, इसका ऑक्सीकरण अपचयन चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनका ऑक्सीकरण नंबर निकालते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी कोई एलिमेंट या यौगिक कुछ भी हो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो होता है अपचयन, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो उपचयन कहलाएगा। इसको हम अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं बेटा। अब परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से सुनना, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए वो अपचयन हो गए, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। अब यहां देखेंगे, इसको देखो बेटा, इसमें हम पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहां हमें पता नहीं कि इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रही है या उपचयन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस Sn को देखते हैं, इस Sn को मान लेते हैं X, ठीक है ना। और क्लोरीन का क्या होगा, -1, अभी बताया था मैंने, -1 होता है, लेकिन दो क्लोरीन है इसलिए 2 का गुणा होगा, और प्लस का चिन्ह में बीच में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि क्या होगा, X - 2 इज इक्वल टू 0, X - 2 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कितना है, X इज इक्वल टू +2। क्लियर हो बेटा, यहां पर भी ऐसे होना है, यानी कि इस Sn पर, जो पहला वाला Sn है, इस पर 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। और इस वाले Sn को देखते हैं, इसमें हम इसको X मान लेंगे Sn को, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन -1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा X - 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना है, +4 आए, यानी कि इस वाले Sn पर 4 प्लस चार्ज है। 2 प्लस चार्ज से 4 प्लस चार्ज कैसे बनेगा, क्या क्या होगा इसने ऐसा कि इसमें 4 प्लस चार्ज आ गया, किसी को पता है बेटा क्या क्या होगा, क्या हुआ होगा कि 2 प्लस चार्ज से 4 प्लस चार्ज हो गए, कौन सी घटना होती है इसके अंदर,
प्लस चार्ज कब बढ़ते हैं? किसी को मालूम प्लस चार्ज कब बढ़ते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम सोडियम है ना, हमारे पास सोडियम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा और एक Cl, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। ये तो हुआ होगा, क्योंकि इसके पास क्या थे, 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ 10 बच गए, 10 बच गए तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो एक 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या है, धनावेशों की संख्या का बढ़ने का मतलब हो गया उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसेस होती है बेटा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचयन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन है। और कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, देखो यहाँ पर 2 प्लस 4 थे, यहाँ 4 हो गए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तभी तो बढ़ेगा। अब हमें पता लग गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जहां पर ये दोनों प्रोसेस होती हैं वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने अभी निकाला, इसका क्या हो रहा था, इसका हो रहा था रिडक्शन, अपचयन हो रहा था। इसका क्या हो रहा था, अपचयन। लेकिन इसका क्या हो रहा था, इसका हो रहा था उपचयन। उपचयन जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक का अपचयन हो रहा था, एक का उपचयन हो रहा था। तो जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन साथ साथ होता है, देखो वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकरण होना था बेटा इसने, है ना, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, इसको ऑक्सीकरण का बेटा। जिसमें क्या होगा, जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, इसको उपचयन अपचयन भी कह सकते हो। उपचयन और तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण उपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। यहां तक समझ में आया। देखो जब हम शुरू से ही कुछ चैप्टर पढ़ते हैं तो शुरू से समझ में आना चाहिए, फिर बीच में तब दिक्कत नहीं आती बेटा। जिसको शुरू से समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था अपचयन उपचयन वाला, ठीक है ना। फिर ऑक्सीकरण बताएंगे हम आप लोगों को, ऑक्सीकरण क्या होता है, बस तो मैंने बता दिया, उपचयन, ठीक है ना।